तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों कल हम लोगों ने सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान का यानी एक छोटा सा पढ़ा था कि सेल बायोलॉजी है क्या और कोशिका की खोज किसने की। तो उस पे हमने डेड सेल्स तो डेड सेल की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, ये पढ़ा। फिर लिविंग सेल्स की खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और सेल थ्योरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आज फिर से इसको रिवाइज करते हुए यानी कि एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। तो साइटोलॉजी क्या है, कोशिका विज्ञान क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाती है। ठीक। और जो कोशिका होती है वह प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब कि जो अगर कोई छोटा सा भी जीव होगा वह किससे मिलकर के बना हुआ होगा, कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक। और अगर अब हम बात करें कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन इन्होंने कौन सी, तो इन्होंने डेड सेल्स की खोज की थी। ठीक। तो कब किया था, 1665 में। और इन्होंने जो कोशिका के पूरे फंक्शन और उसका वर्णन किसमें किया है, तो उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया पे किया था। तो ये बुक का नेम है माइक्रोग्राफिया। अब जीवित कोशिका की बात करें, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने तो किस पे बताया, मृत कोशिका पे। तो जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया था, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बताया था। कब बताया था, 1674 में। विथ सन याद रखना, क्यों, क्योंकि कभी कई बार क्वेश्चन यानी कि आ, सन में पूछ लेता है, ईयर में पूछ लेता है। तो अब बात करेंगे सेल थ्योरी की। तो हमने कल एक छोटा सा डिस्कस भी किया था सेल थ्योरी के बारे में। ठीक। अगला पॉइंट है अपना क्या, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के लिए दो साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, एक थे एमजे शेल्डन। एमजे शेल्डन ये कौन थे, ये बॉटनिस्ट थे। ठीक। और दूसरे आए थे कौन, टीसॉन। ये कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। तो एमजे शेल्डन ने कब दिया था, 1838 में। और इन्होंने दिया था 1839 में। देखो, तो जो एमजे शेल्डन थे ये कौन थे, बॉटनिस्ट थे। और जो टी स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे। स्वान से ऐसा भी याद रख लेना कि स्वान, स्वान का अर्थ होता है क्या, पक्षी। तो मतलब जीवों के बारे में किसने बताया, तो जीव जंतुओं के में तो जूलॉजिस्ट में कौन थे, टी स्वान। और बॉटनिस्ट थे कौन, एमजे शेल्डन। तो इन दोनों ने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं या कोई भी जीव होता है वह किससे बना हुआ होता है, की कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ था। मतलब कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स। मतलब कि कोई भी जीव है जो, वह एक या मैनी यानी बहुत कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक। और उन्होंने बताया था कि जो जीव का क्या, यानी फंडामेंटली वह सबका समान होता है। ये किसने बताया था, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने। ठीक। लेकिन ये लोग जो टी स्वान और एमजे सिल्डन ये बताने में असमर्थ रहे, क्या, कि जो जैसे हमारी एक कोशिका बन गई तो फिर दूसरी जो नई कोशिका बन रही है वह कैसे बन रही है। ठीक। तो ये बताने में असमर्थ रहे। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा सेल थ्योरी की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था कि प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका या
कई कोशिकाएं या बहुकोश की लिख दो। बहुकोश की से मिलकर के बनता है। ठीक। तो जो एमजे शिल्डन थे वो पेड़ पौधों में बताया था कि जो अगर कोई भी पौधा है वह एक या कई कोशिकाओं से मिलकर के बनता है, वैसे ही सेम टी स्वान ने भी यही बोला था कि जो जीव जंतु हैं तो उनका भी जो शरीर होता है वह एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। ठीक। और फिर इन्होंने बताया था कि जो कोशिकाओं की मूल संरचना है, ठीक, वह रासायनिक संगठन वह कैसे होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। तो क्या बताया कि सभी कोशिकाओं की मूल संरचना मूल संरचना व रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन समान होते हैं। तो यह किसने बताया था? तो टीशॉन और एमजे शिल्डन ने। लेकिन अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये लोग ये बताने में असमर्थ थे कि जो नई कोशिकाएं वह कैसे बनती हैं। ठीक। तो उसके लिए आई थी कौन सी? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी। तो बात ये उठती है कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया? तो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है यह दिया था किसने? रुडोल्फ विर्चॉ ने। रुडोल्फ विर्चॉ ने। कब दिया था? तो 1855 में दिया था। ठीक। तो इन्होंने बताया कि जो नई सेल्स होती हैं वह किससे मिलकर के बनती हैं? तो वे अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं। ठीक। तो इन्होंने लिखा था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती प्री एग्जाइटिंग सेल से मिलकर के बनती हैं। ठीक, कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक। एक टर्म भी इनका काफी वो है कि काफी बार यानी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में कि जो रुडोल्फ विर्चॉ के द्वारा कौन सा टर्म दिया गया था, तो कौन सा टर्म दिया गया था? ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ठीक। तो ये टर्म ये याद रखना कि रुडोल्फ विर्चॉ के द्वारा कौन सा टर्म दिया गया था? तो ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ये काफी बार पूछा भी जाता है। ठीक। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ ही क्या होता है? प्री एग्जाइटिंग न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फॉर प्री एग्जाइटिंग सेल्स, मतलब कि जो नई कोशिकाएं हैं वह किससे मिलकर के बनती हैं? किससे बनती हैं? तो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक। तो अब लेकिन देखो जो अपनी यानी पूर्ववर्ती सभी सेल्स हैं वह किससे मिलकर के बनती हैं? मतलब कि न्यू कोशिकाओं से। ठीक। लेकिन इसमें एक अपवाद ये है कि जैसे देखो जो वायरस होता है, तो वायरस होता है वह कैसे होता है कि मतलब यह एक कैसा है? पूर्ण परजीवी होता है। ठीक। और इसमें जो वायरस में कोई सेल्स नहीं पाई जाती है। ठीक। लेकिन यह कैसा है कि देखो पहले तो यह निर्जीव रहता है, मतलब कि पूरा निर्जीव रहता है, यानी नॉन लिविंग रहता है। लेकिन जैसे ही ये किसी की बॉडी में प्रवेश किया, ठीक, तो जैसे ही किसी की बॉडी में प्रवेश किया, यानी कि कोई भी सजीव सेल्स में प्रवेश करता है, लिविंग सेल्स में, तो ये क्या करता है?
कि वहां जैसे ही लिविंग सेल्स में प्रवेश किया तो अपना वृद्धि करने लगता है, प्रजनन करने लगता है, यानी कि सजीवों के जैसे गुण दर्शाने लगता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक, अपवाद है। तो वायरस पूर्ण परजीवी है। हाँ, पूर्ण परजीवी है और निर्जीव होता है। जबकि किसमें, लिविंग सेल्स में या सजीव कोशिका में। सजीव कोशिका में प्रवेश करते ही, सजीव कोशिका में प्रवेश करते ही क्या करने लगता है, यह वृद्धि, प्रजनन व सजीवों जैसे गुण दर्शाने लगता है, यानी गुण प्रदर्शित करने लगता है। इन्हें सजीवों जैसे गुण प्रदर्शित करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। तो ये पॉइंट को याद रखना, ठीक ना। ओ माय गॉड, ये कहाँ भाग गया। तो ये ठीक। तो इसको मैंने एक बॉक्स में वो कर दिया। क्यों, क्योंकि ये यानी कि एक शॉर्ट नोट्स है, या शॉर्ट या एक की पॉइंट बोलेंगे अपन, एक अपवाद है, ठीक। तो अब अगली बात करें हम क्या, कि यानी कि कोशिकाओं की अ, आकृति और उनके शेप के बारे में, आकृति एवं माप, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, कोशिकाओं की आकृति एवं माप, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ सेल, कोशिकाओं की आकृति एवं माप। तो बात करें कि अगर इनके सबसे पहले किसकी शेप की, कोशिकाओं की आकृति, तो जो कोशिका होती है वह किस किस शेप में पाई जाती है, तो ये होती है बेलनाकार, ठीक, बेलनाकार होती हैं। और कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, राउंडेड, घनाकार होती हैं, क्यूब्ड, और लंबी होती हैं, रॉड शेप में होती हैं, अशाखित ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ठीक, शाखित होती हैं, ठीक। तो ये रहे, यानी कि वो यानी कि जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वह किसी भी शेप में, जैसे बेलनाकार, गोलाकार, घनाकार, लंबी, शाखित, ये शेप में हो सकती हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिकाएं, तो सबसे छोटी कौन सी कोशिका होती है, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल सबसे कौन सी है, सबसे सूक्ष्मतम कोशिका, तो वह कौन सी है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया
लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसी को माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है। तो अगर इसके हम शेप की बात करें तो कितनी होती है, तो 0.3 माइक्रोन होती है। ठीक, तो कितनी होती है इसकी माप, 0.3 माइक्रोन होती है, और यह सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर हम बात करें किसकी, लार्जेस्ट सेल्स की, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ऑस्ट्रिच ऑफ एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, तो अगर हम इसके सेल की यानी कि अंडे के सेल की बात की जाए तो कितना होता है, 6 इंच डायमीटर यानी 6 इंच व्यास होता है। अंडे का आकार या अंडे का माप। ठीक, अंडे की साइज कितनी होती है, 6 इंच डायमीटर व्यास होती है। तो ये तो रहे यानी कि सबसे छोटी सेल्स और सबसे बड़ी कोशिका। ठीक, तो देखो, यानी कि जिसमें एक कोशिका प्रेजेंट है तो वह कौन सा होता है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की, और मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, एक दो, दो या दो से अधिक, तो वह कौन सी होती है, बहुकोश की होती है। ठीक, अब अगला कि जो टाइप ऑफ सेल्स, ठीक, तो टाइप ऑफ सेल्स की बात करें तो टाइप ऑफ सेल्स यानी कि न्यूक्लियस के आधार पे जो कोशिकाएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक हो गई प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी हो गई कौन सी, यूकैरियोटिक सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स या कोशिका के प्रकार, कोशिका के टाइप्स ऑफ सेल, तो यानी कि जो कोशिकाओं के प्रकार हैं तो वह न्यूक्लियस के आधार पे, किसके आधार पे, केंद्रक के आधार पर दो प्रकार से होती है। केंद्रक के आधार दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक हो गई प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरी हो गई कौन सी, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, तो जब हम बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें यानी कि जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, यानी वह उसमें अविकसित होता है, इनसेपिएंट होता है। ठीक, तो जिसमें केंद्रक अविकसित पाया जाता है वह क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और जिनमें जो केंद्रक होता है वेल डेवलप्ड मतलब सुविकसित पाया जाता है, वे क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक कहलाती हैं। तो और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखो, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक, और सेल मेम्ब्रेन भी इसमें एब्सेंट होती हैं, और इसमें कई जो बॉडी ऑर्गेनेलिज होती हैं वे भी नहीं पाई जाती, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, और जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब चीजें इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये डिफरेंट अपन देख लेते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, तो देखो, इसमें जो केंद्रक होता है वह कैसा होता है, यानी कि अविकसित केंद्रक होता है।
विकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा, यानी वेल डेवलप्ड, सुविकसित, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। और अगर इसमें हम बात करें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, तो यानी इसमें एब्सेंट होती हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होती हैं, यानी अभाव होता है। और इसमें यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अगला पॉइंट और क्या हो सकता है कि जो इसमें सेल का शेप की बात करें, ठीक, तो सेल जो इसमें कैसा होता है, सॉरी, अगर उसकी बात किया जाए, किसकी, डीएनए की, तो डीएनए इसमें कैसा है, तो देखो जो न्यूक्लियस है वह यानी कि यानी प्रॉपर डेवलप नहीं है। तो जो इसमें न्यूक्लियस डीएनए होता है वह कैसा होता है, नेक्ड होता है, ठीक, नग्न होता है। और तो देखो जब यानी कि वह नेक्ड है, तो जो डीएनए होता है वह प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, मतलब कि जो इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है वह एब्सेंट होती है, ठीक। तो डीएनए नेक्ड होता है, ठीक, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, ठीक, अनुपस्थित। और अगर हम इसकी बात करें यूकैरियोटिक, तो इसमें जो डीएनए होता है वह प्रोटीन के साथ पाया जाता, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है। मतलब कि इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है वह क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक। और अगर हम इसमें ऑर्गेनेलीज की बात की जाए, तो जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो कौन कौन सी एब्सेंट होती हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना। तो जो यूकैरियोटिक होता है, तो यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक, गोल्गी बॉडी हो गई, गोल्गी बॉडी, और लाइसोसोम, लाइसोसोम, और एक और कौन सा है, सेंट्रोसोम, जिसको तारक काय बोलते हैं, सेंट्रोसोम, ये सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक, ये सभी नहीं पाए जाते हैं। और इसमें बात की जाए यूकैरियोटिक में, तो सभी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं, ठीक। सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। और अगर हम बात करें कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, तो उनमें जो सेल डिवीजन होता है वह कैसे होता है, तो अगर हम कोशिका विभाजन की बात की जाए, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाय फिजन यानी विखंडन के द्वारा और बाय बडिंग मुकुलन के द्वारा होता है। तो कोशिका विभाजन, ये बताइए कि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग।
तो प्रोकैरियोटिक में तो कोशिका का विभाजन जो होता है किसके द्वारा? विखंडन एवं मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें किसकी? यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में किसके द्वारा होता है सेल डिवीजन? बताइए जल्दी। तो इसमें जो कोशिका विभाजन है वह किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री एवं समसूत्री के द्वारा। अर्धसूत्री एवं समसूत्री। ठीक। और अगर हम बात की जाए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखो जैसे सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, तो इसमें जो श्वसन होता है, श्वसन किसके द्वारा होता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रेस्पायरेशन पे ही तो ये इसका मुख्य कार्य होता है ना? रेस्पायरेशन का, उसी में सहायक। तो इसमें तो जो श्वसन है वह किसके द्वारा होगा? श्वसन किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक में देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ जो इनफोल्डिंग बात मतलब अंतर्वलन पाए जाते हैं, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। तो ये मीजोसोम्स के द्वारा ही अपना श्वसन करते हैं। ठीक। तो मीजोसोम्स मीजोसोम्स ही श्वसन में सहायक होते हैं। तो ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस समझ गए आप लोग? यहाँ तक अभी कोई किसी को दिक्कत? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हम्म, चलिए बढ़े आगे। तो अब अगला टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, मतलब कि कोशिका के संगठन। जो कोशिका होता है वह किस किस से, यानी कि कोशिका में कौन कौन से ये पाए जाते हैं। ठीक। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, अगला हेडिंग अगला हेडिंग क्या है? कोशिका संगठक। अरे मैंने तो कलर चेंज किया ना। हम्म, अगला हेडिंग क्या है? कोशिका के संगठन। मजा आ रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। तो देखो, अगर हम कोशिका के कंपोनेंट की बात की जाए, तो कोशिका को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक हो गया सेल बाउंड्रीज, मतलब कोशिका आवरण। कोशिका आवरण। दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। और तीसरा हो गया क्या? केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक। तो अगर हम सबसे पहले बात की जाए किसकी? सेल बाउंड्रीज की, कोशिका आवरण की। तो कोशिका आवरण में यानी कि देखो, कोशिका आवरण में बात करें तो जो प्लांट होते हैं, तो प्लांट में कौन सा पाया जाता है? तो प्लांट में तो पाई जाती है क्या? बताइए कमेंट करके, कि जो केवल प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। तो देखो सबसे पहले अपन कोशिका आवरण, फिर क्या था? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव।
फिर केंद्रक। तो बताइए सेल बाउंड्री जो होती है कोशिका आवरण में जो प्लांट है, ठीक, तो प्लांट में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। कोशिका भित्ति, जो कि एनिमल में ये क्या होती है? एब्सेंट होती है, यह नहीं पाई जाती है, ठीक। तो प्लांट में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और अगर जंतु और पादप, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यह प्लांट एंड एनिमल्स यानी पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति या केवल प्लांट्स में, केवल पौधों में पाई जाती है। अब अगला हम बात करेंगे किसकी? साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव्य अंगक। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो देखो, तो कोशिका द्रव्य जो अंगक हैं, जैसे अपन इस पे आ जाएगा कौन कौन से, जिसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे भी, ठीक। तो आ जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर लवक हो गया, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अंतःप्रदवी जालिका, इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक। राइबोस क्या राइबोसोम्स, गोल्गी काय, या गोल्जी, कहीं कहीं गोल्गी बॉडीज लिखा रहता है। गोल्जी काय, लाइसोसोम हो गया, नहीं हुआ लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, तारक काय, और माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज। तो ये सेल ऑर्गेनेलिज हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी अभी, ठीक। तो ये तो रहे लिविंग में, ठीक। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, निर्जीव पदार्थ पे, तो निर्जीव में क्या क्या आ जाएंगे? निर्जीव के अंतर्गत ये तो कोशिका द्रव्य अंगक थे, ठीक। अगर हम निर्जीव की बात करें, तो निर्जीव पे आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, प्रोटीन, फैट, वसा आ जाएगी, ठीक। और एंजाइम आ जाएंगे, पिगमेंट आ जाएंगे, एंजाइम, पिगमेंट। तो ये सभी नॉन लिविंग पे आ जाएंगे। और लिविंग की बात की जाए तो लिविंग पे कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःप्रदपी जालिका, राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, तारक काय, माइक्रोबॉडीज, ठीक। तो ये रहा क्या? तो अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी? सेल वॉल की। कोशिका भित्ति। तो जो सेल वॉल होती है, तो यानी कि जो ये कोशिका भित्ति है, तो सभी में अलग अलग पाई जाती है। कैसे? कि जैसे अगर हम बात करें किसकी, जो प्लांट है, एनिमल है, मतलब प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस में, तो जो सेल वॉल है सभी में अलग अलग पाई जाती है, ठीक। और जो ये कोशिका भित्ति होती कैसी है? तो ये सबसे कठोर लेयर होती है, सबसे आउटर और कठोर होती है, ठीक। तो इसका काम क्या होता है कि ये यानी कि जो जो भी प्लांट की बॉडी है या किसी को भी, यानी कि क्या करती है, उसको सपोर्ट करती है और सुरक्षा करने का काम करती है, ठीक। और ये पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो प्लांट हो गया, फंगस हो गया, फंगी हो गई, बैक्टीरिया हो गई, और कुछ प्रोटिस्टा में भी ये पाई जाती है। कौन? सेल वॉल। तो अगर हम बात करें कि सेल वॉल की खोज किसने किया,
तो सेल वॉल की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था कब? 1665 में। ठीक। और कहाँ देखा था सबसे पहले? तो शीन इन कॉर्क सेल्स में देखा था। ठीक। तो जो ये कोशिका भित्ति होती है सबसे, यानी कि सबसे बाहरी परत है, बाहरी परत है, कठोर होती है। इट इज अ आउटर लेयर एंड रिजिड। ठीक। कठोर होती है। और ये इसका काम क्या होता है? तो सुरक्षा एवं सपोर्ट यानी सहारा देने का काम करती है। और ये पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो प्लांट हो गए, फंगी हो गई, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गई, और कुछ प्रोटिस्टा में पाया जाता है, मतलब सम प्रोटिस्टा में। सम प्रोटिस्टा में कुछ, यानी प्रोटिस्टा में पाई जाती है। अब बात करें हम कि जो प्लांट होता है, तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, और पेक्टिन की, पेक्टिन हो गया, और लिग्निन की। ये प्लांट हो गया। और अगर हम बात करें किसकी? बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, और पॉलीसेकेराइड। और अगर हम बात करें किसकी? फंगस की, तो फंगस में जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक। और अगर हम बात करें कि देखो जो ये सेल वॉल है, अब जो सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें यानी कि कुछ मैट्रिक्स और कुछ माइक्रोफाइबिल से मिलकर के बनी रहती है। ठीक। तो अगर मैट्रिक्स में बात करें, तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है जैसे वाटर हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, लिपिड हो गई, प्रोटीन्स हो गई, तो मैट्रिक्स के अंतर्गत ये आते हैं। और माइक्रोफाइबल्स में जैसे सेलुलोज हो गया और म्यूकोपॉलीमर्स हो गए, तो ये इन सब से अपनी सेल वॉल मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक। तो यह रहा सेल वॉल, है ना। अब इसमें अगर लेयर की बात करें, तो लेयर कौन कौन सी होती है? एक हो गई मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला हो गई, प्राइमरी सेल वॉल हो गई, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और अगली हो गई क्या? टर्शरी सेल वॉल। तो जो ये मिडिल लैमिला होती है, तो जो ये मिडिल लैमिलर होती है, यह कैसी होती है? एक सीमेंटिक लेयर होती है, मतलब कि जो दोनों परत हो, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी, उनके दोनों के बीच में पाई जाती है और दोनों को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। ठीक। तो ये कैसी होती है? ये एक सीमेंटिक लेयर है। सीमेंट का काम क्या होता है? जोड़ना। सीमेंट, है ना, सीमेंट का काम तो जानते ही होगे हर लोग, यानी देखा ही होगा। ठीक। तो ये कैसी होती है? सीमेंटिक लेयर होती है। और ये बनी किसकी होती है? तो यह मेडअप ऑफ किसकी? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक। किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की।
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स की बनी होती है। ठीक। और देखो क्या होती है कि जो मिडिल लैमेला होती है, तो जैसे अगर हम बात करें जो कच्चे फलों हैं, तो कच्चे फलों में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम बात करें जो फल पक जाते हैं तो उनके फाइबर्स में, ठीक, क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। मतलब कि जो फ्रूट होता है फ्रूट्स में यानी कि डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए अपन को मिडिल लैमेला यानी कि पके हुए फलों पे नहीं दिखाई देती। ठीक। और जो प्राइमरी सेल वॉल है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल है ये सबसे ऊपरी लेयर होती है, और कैसी होती है, इलास्टिक होती है यानी बढ़ती हुई पाई जाती है। ठीक। और इसमें जो प्राइमरी सेल वॉल है, तो इस प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज और हेमिसेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, यह कैसी होती है, थिक होती है। ठीक। थिक होती है एंड नॉन इलास्टिक होती है। और ये कैसी होती है कि ये थिन होती है, थिन एंड इलास्टिक होती है। और ये कैसी होती है, थिक एंड नॉन इलास्टिक। तो ये हो गया। ठीक। और अगर हम बात करें किसकी, जो टर्सरी लेयर है, तो ये काफ़ी यानी कि सभी उसमें नहीं देखी जाती है, ये काफ़ी रेयर लेयर मानी जाती है। ठीक। और ये पाई कहाँ जाती है, तो ये जिम्नोस्पर्म के जाइलम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जिम्नोस्पर्मिक जाइलम में, जिम्नोस्पर्मिक जाइलम में। ठीक। और ये बनी किसकी होती है, तो सेलुलोज और जाइलम्स की बनी होती है। मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड जाइलॉन्स, जाइलॉन्स की बनी होती है। ठीक। तो ये तो रहा सेल वॉल। ठीक। अब अगला हम बात करेंगे किसकी, जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सेल ऑर्गेनेलीज सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, यह साइटोप्लाज्म में यानी कि खोखली बेलाकार रचना में बिखरी हुई पाई जाती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यह कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में किस रूप में पाई जाती है, खोखली, खोखली एवं बेलनाकार, खोखली एवं बेलनाकार रचना में बिखरी हुई पाई जाती है। बिखरी हुई पाई जाती है। ठीक। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, तो श्वसन क्रिया को संपादित करना होता है, श्वसन क्रिया श्वसन करना काम होता है। ठीक। तो इसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना या संपन्न करना। ठीक। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, तो यानी कि अपने बॉडी में या किसी की यानी कि कोशिका किसी की बॉडी की हर एक सेल्स में पाई जाती है, लेकिन इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह दो जगह नहीं पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है, तो जो मैमल्स के आरबीसी और जो फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम की सीप ट्यूब में नहीं पाई जाती है। तो कहाँ, तो स्तनधारियों, स्तनधारियों के आरबीसी एवं फ्लोएम
थी शीप ट्यूब में। ठीक, शीप ट्यूब में अनुपस्थित होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है कहाँ अनुपस्थित होती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर इनकी बात की जाए कि जो ये यानी कि एक सेल्स में तो ये पाई जाती है, लेकिन ये सेल्स में कितनी पाई जाती हैं, तो प्रति कोशिकाएं, तो प्रति कोशिकाएं ये कितनी पाई जाती हैं, 1000 से 1600। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 1000 से 1600 प्रति सेल्स, प्रति कोशिका। ठीक, तो इनकी जो संख्या है वह कितनी होती है, तो 1000 से लेकर के 1600 प्रति कोशिका पाई जाती हैं। ठीक, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि देखो, जब इसमें वायु की उपस्थिति होती है तो ये क्या करता है कि जो हमारा भोजन है तो उसको क्या करेगा, यानी कि उसको विखंडन करेगा और उससे क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त करेगा। और ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है, एटीपी रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है, कोशिका को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ, पावर हाउस ऑफ सेल्स मतलब कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो अब अपन कल पढ़ेंगे क्या, प्लास्टिड पढ़ना है, लपक पढ़ना है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, तो ये अपन कल डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, मैं आप लोगों के लिए सुबह से इतनी मेहनत करता हूँ तो कम से कम एक लाइक तो करते जाया करिए। ठीक ना, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले वे लोग। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं अगली कल नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइम पे 8 से 9 ही मिलेंगे। ठीक ना, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।